हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग की स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर बोल लो या फिर मिड टर्म बोल लो, जो दिवाली के जस्ट पहले होता है, तो वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है और ऑलमोस्ट कुछ लोगों का स्टार्ट हो भी चुका है। तो यार आपके लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, एक्स्ट्रा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हर दिन आके कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स करा रहे हैं। यानी लगभग 20-25 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर आप लोग को एक पूरा पूरा चैप्टर का रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि कोई बच्चा अगर पहले से पढ़ाई कर चुका है, उसको रिवीजन की अगर जरूरत है तो यहां से आके वो बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकता है। तो यार आप लोग के लिए देखो कितना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। ऑलरेडी सब चीज पढ़ा के हो गया है, फिर भी हम आपके लिए आए हैं और दोबारा से मेहनत कर रहे हैं। और ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, काबिल बन सको और अपने माँ बाप का, अपना और थोड़ा सा मेरा भी नाम रोशन कर सको। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करेंगे एक और बेहतरीन चैप्टर के आरसीसी रिवीजन यानी रिवीजन क्रैश कोर्स की। तो 7th स्टैंडर्ड साइंस के लिए एक और चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके लिए थर्ड चैप्टर है, इसकी शुरुआत हम करेंगे और फटाफट तरीके से इसके सभी टॉपिक्स को रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक्स है क्या वाकई में। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो, तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी एकदम टाइट बांध लो और हिलना मत। लगभग आधा घंटा लगातार देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हो, फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो। आपके पास यूट्यूब में सेटिंग्स है, स्पीड का आप कंट्रोल कर सकते हो, 0.5 या फिर 1.25 1.25 के आसपास आप स्पीड सेट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा। साथ में हमारे कुछ सोशल मीडिया पे चीजें हैं, उसको फॉलो जरूर से करना, इससे हमें सपोर्ट जरूर मिलेगा। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है जिसपे आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड लिंक शेयर हो जाते हैं, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जो ऐप होता है ना, पता है आपको टेलीग्राम ऐप क्या है? तो जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे टेलीग्राम का एक ग्रुप होता है। वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे और भी बच्चे, लगभग 40,000 के आसपास बच्चे वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं, ताकि वहां पे आपको उनको नोट्स एंड बाकी चीजें मिल जाए। साथ ही में हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप है। ये ऐप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी है। तो आप लोग कनेक्टेड रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो JR ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके लॉग इन कर लेना। बहुत सारी फ्री में चीजें अवेलेबल है, नोट्स है, बाकी क्विजेस है, टेस्ट सीरीज है, तो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो इसमें। और इंस्टाग्राम तो आप जानते ही हो, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है? जैसे कि आप जानते हो कि आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आप दिख रहा है, इसमें हम तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। क्योंकि ये आप एक चीज जानते हैं कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है ये तीन चीज से बना हुआ है। मतलब जितना दुनिया में जितना भी चीजें हैं, हवा, पानी और मिट्टी, ये तीन चीज अगर नहीं होते तो शायद हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये होते हैं बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है ना, मतलब बायोटिक फैक्टर्स में हम इंसान आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स आ जाते हैं, लेकिन इसको जो सपोर्ट करता है, जो अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, माफ करना, यानी एयर, वाटर एंड सॉइल, अगर ये हमारे पृथ्वी के ऊपर से हवा, पानी और मिट्टी अगर हट गई तो हम इंसान या फिर कोई जानवर या फिर कोई प्लांट्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट एयर के बारे में। तो एयर का हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या है, यानी कि एयर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम लोग देखोगे ध्यान से। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ, एंड तक इस चीज को देखते रहना। सबसे पहले अगर हम बात करें, एयर हैज वेट, यानी कि हवा जो होता है उसका एक वजन होता है। इसका एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, कि आप लोग क्या करो, यहां पे जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि यहां पे एक बलून दिख रहा है आपको। अब ये बलून क्या करो, आप एक पट्टी ले लो, एक स्केल ले लो, ठीक है, उसको एक रस्सी से बीचों बीच बांध, जैसे तराजू होता है ना, तराजू पहले के जमाने वाला, इधर एक वेट रखते थे, इधर वेट रखते थे, ऐसे दोनों साइड बलून रखना आपको फुला के। तो ये क्या हो जाएंगे? बैलेंस रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने एक बलून में पिन मार दिया तो इसका पूरा हवा निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा? जो हवा भरा हुआ बलून जो है वो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा भरा हुआ बलून का कुछ वजन रहेगा। या फिर इसका एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप लोग को ये करना है कि आपके घर में अगर वेइंग मशीन है, आपके घर में अगर वो वजन करने वाली जो ग्राम में मशीन आती है ना, वो अगर है, देखो सबके घर में नहीं होती है, इसके लिए वो वाला एक्सपेरिमेंट बताए कि आपको पता चलेगा कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। लेकिन अगर वेइंग मशीन है तो एक गुब्बारे में हवा भर दो और एक गुब्बारे में हवा मत भरो, या फिर एक में ज्यादा भरो एक में कम भरो, और दोनों का वजन करो, तो आपको देखने मिलेगा कि जो गुब्बारे में ज्यादा हवा भरा है उसका वजन ज्यादा है। मतलब इससे एक चीज क्या साबित हुआ कि हवा के अंदर भी एक वजन होता है, हमको फील नहीं होता है। देखो यहां पे भी हवा है, पंखा चल रहा है, वहां पे भी हवा है, एसी भी हवा फेंकता है, थोड़ा थोड़ा हवा है, लेकिन उसका एक वजन होता है। तो एयर हैज वेट, और ये एयर जो होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हवा में बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं। कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं? इट कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देयर आर सो मेनी अदर गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जब ट्रैफिक में जाते हो तो गाड़ियां जो धुआं फेंकती है वो भी हवा में जाके मिक्स होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? गैसेस होते हैं जो हवा में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ताकि प्लांट्स ले पाए। तो ये सभी चीजें होती है। हवा के पास खुद का मास और वेट प्रेजेंट होता है। मास और वेट में फर्क ये है कि मास खुद का होता है, वेट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी।
यानी अर्थ पे हो तो उसका ग्रेविटी 9.81 होता है, तो उसके हिसाब से उसका वजन रहेगा। लेकिन चांद पे चले जाओगे तो चांद का ग्रेविटी कम है अर्थ से, इसके लिए लोग वहां पे बाउंस कर सकते हैं ना, वहां पे ग्रेविटी कम है। आपने देखा होगा पिक्चर में एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वो जाते हैं और इसके ऊपर चांद के ऊपर मून के ऊपर लैंड करते हैं तो बाउंस होते हैं थोड़ा, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। आप अगर अर्थ के ऊपर एक बॉल फेंकोगे तो फटाफट नीचे गिर जाएगा, लेकिन चांद के ऊपर बॉल फेंकोगे तो वो स्लो मोशन में गिरेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एयर हैज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का एक प्रेशर होता है, एयर के पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे आपने कभी बाइक चलाई होगी तो आपको महसूस होता है कि हवा बहुत तेजी से चल रहा है और आपको एक प्रेशर मारता है। कभी कभी बाइक जो फास्ट वाली बाइक होती है, जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने एक बाइक ली है 350 सीसी की बाइक है, बुलेट वाली, बुलेट से भी मतलब बुलेट की है लेकिन एक दूसरी कंपनी की है। तो यहां पे क्या होता है ना कि यार वो जब एकदम स्पीड में चलाता है तो अगर कोई पीछे बैठा, जैसे मान लो मैं पीछे बैठा हूं ना, तो ये सब पीछे की तरफ चले जाता है। और बाय द वे अगर मैं आपको ये जो बुलेट चलाना, मैंने भी बुलेट चलाई, जाके व्लॉग देख लो, व्लॉग आ चुका है किस पे, JR व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, वहां पे भी हमने एक नई जर्नी की शुरुआत की, वहां पे डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो पर्सनल लेवल पे कि राहुल सर अपने पूरे दिन में क्या करते हैं, तो जरूर से जाके हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। JR व्लॉग्स सर्च करोगे तो आ जाएगा, लगभग 57-58,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो वहां पे भी हम 100K जल्दी टच करेंगे, तो आपका प्यार और आशीर्वाद हमें बनाए रखना, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि वो जब बुलेट चलती है तो हम पीछे फटाफट चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हवा का एक प्रेशर हम पे आता है। तो दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक, हर एक के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जैसे पिचकारी, आपने होली खेला है, होली के दिन जो पिचकारी होता है, तो जब आप पिचकारी के अंदर जब कलर भरते हो तो आप क्या करते हो, इस पिस्टन को पीछे खींचते हो। तो जब पीछे खींचते हो तो क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर का एयर को आप सक कर रहे हो, यानी बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे एयर अंदर चला गया तो जो पानी होगा, मतलब जो भी आप कलर भर रहे हो, तो वो कलर फटाक से उसके अंदर घुस जाएगा। और जैसे आप धक्का मारोगे पिस्टन को, यानी कि इस चीज को ऐसा छोड़ोगे, तो आप क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, यानी हवा जो उसके अंदर ट्रैप था वो हवा से प्रेशर लगा रहे हो, और जिसके वजह से क्या होगा, हवा क्या करेगा, उस पानी को बाहर निकाल देगा और पिचकारी जो है वो कलर फेंकेगा। तो बचपन में हम लोग होली खेलते थे, अभी भी खेलते होंगे आप लोग, तो मैं तो चलो अभी बड़ा हो गया हूं तो उतना नहीं खेलता, कभी कभार थोड़ा बहुत खेला तो खेला। तो वो आपने पिचकारी देखा होगा। इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और एग्जांपल है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक बोतल को शेक कर दो, उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे आप ढक्कन खोलोगे तो पूरा लिक्विड फिश करके बाहर आ जाता है, देखा है कि नहीं, फिश करके बाहर फेंक देता है। क्यों आता है? क्योंकि जैसे आपने शेक किया तो उसके अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स थे वो एक्टिवेट हो गए और वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपने उसको बोतल में पकड़ के रखा है। तो उसके अंदर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वातावरण में है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है, यानी गैस का जो प्रेशर है, वो डेवलप करके उसने बाहर फेंक दिया। तो ऐसे ही काम करता है हवा का प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और नॉर्मल प्रेशर भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हर जगह सेम होता है, क्योंकि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो यहां से भी हवा आ रहा है, यहां से भी हवा आ रहा है, यहां से भी हवा आ रहा है, नीचे से भी हवा आ रहा है, तो मेरे हर एक डायरेक्शन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा। और जो कि होता है हमारे सी लेवल पे, यानी समुद्र तट की ऊंचाई पे, जो हम लोग का सी लेवल होता है। आपने स्टेशन पे कभी गए हो, रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा रहता है, जहां पे भी आप शहर के हो, जैसे मुंबई है तो मुंबई सेंट्रल मान लो, उसके नीचे लिखा रहेगा सी लेवल, या फिर कोई भी स्टेशन, कोल्हापुर, सोलापुर, जो भी है, सी लेवल, समुद्र तट से ऊंचाई कितना है, तो सी लेवल लिखा जाता है। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1,01,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, तो आप लिख सकते हो 1,01,400 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हवा जो होता है, इट फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर प्लेस टू द लोअर प्रेशर प्लेस, मतलब कुछ ऐसा जगह होगा जहां पे बहुत ज्यादा हवा होगा, मतलब वहां पे जो हवा का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और कहीं पे कुछ ऐसा जगह है, कुछ ऐसा प्लेस है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो प्रेशर होगा वो लो होगा, हवा का प्रेशर लो होगा। तो जहां पे ज्यादा है वहां से वो लोअर पे ट्रांसफर होता है, और ऐसा ही होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है कोई भी चीज। तो हवा भी जहां पे ज्यादा प्रेशर है वहां से ट्रैवल करके लोअर प्रेशर तक आता है, और इस प्रकार हवा जो है वो घूमता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं विंड्स। जैसे हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, विंड्स क्या होता है, जैसे हम लोग एयर को हवा बोलते हैं, लेकिन विंड्स इज नथिंग बट व्हाट, विंड मतलब भी हवा होता है, धारा मतलब बहने वाली, फ्लो होने वाली हवा, दैट इज नथिंग बट विंड्स। तो हम लोग बोलते हैं ना हवा चल रही है, ठीक है ना, तो हवा इज नथिंग बट एयर, लेकिन हवा जो चल रही है उसको हम लोग विंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे घूमता रहता है हवा, इसी प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गया कुछ? अब यहां पे और चीजें की बात करें, जैसे एक और एग्जांपल है कि मेरे पास क्या होता है, समझ लो मेरे पास एक ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर मैंने बर्फ के टुकड़े रखे हुए। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई भी ग्लास के अंदर, स्टील का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, उसके अंदर बर्फ के टुकड़े रख दोगे, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो उसके बाहर बाहर ना थोड़े थोड़े ना वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स रखते हो
तो आइस क्यूब रखने की वजह से क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो कलेक्ट हो जाता है बाहर ग्लास में, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वो उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि अंदर आइस है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यह 0 डिग्री क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को पिघलाना शुरू करेगा, लेकिन बीच में कौन खड़ा है, आइस खड़ा है, तो वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर को ट्रांसफर करेगा उस आइस उस ग्लास के अंदर से। तो धीरे धीरे वो पानी जो भाप बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, वो बाहर कलेक्ट होगा और धीरे धीरे वो पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है। फिर ह्यूमिडिटी आ जाता है, एयर का एक और कॉन्सेप्ट है ह्यूमिडिटी। तो द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ह्यूमिडिटी मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उस हवा के अंदर है। जैसे हम लोग कभी कभी बीच की तरफ जाते हैं, समुद्र तट की तरफ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार उस हवा में ना काफी गीलापन है, हम लोग का फेस चिपचिपा हो जाता है, देखा है कि नहीं। सुबह सुबह उठोगे तो एकदम ड्राई एयर होता है, दोपहर में आप देखो तो ड्राई एयर रहता है। तो इस प्रकार से चीजें होती है। तो द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, यानी कि उस हवा जो होता है उसका कैपेसिटी कितना है कि कोई वाटर वेपर को वो होल्ड कर सकते हैं, यानी कि द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, यानी कि पानी जब होता है ना समुद्र का या फिर नदी का, वो धूप की वजह से भाप बनता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और जो हवा होता है उसको वो ट्रैप करके रखता है, ठीक है। तो अगर कोई हवा उसको बहुत ज्यादा ट्रैप करके रखा है, यानी कैपेसिटी उसका ज्यादा है होल्ड करने का, तो समझ जाना कि ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग नाइट या फिर सुबह के टाइम, एकदम डॉन जो होता है, डॉन मतलब भोर बोलते हैं ना, एकदम 4-5 बजने वाला सुबह, तो उस टाइम पे ठंडी हमको लगती है नाइट टाइम, यानी टेम्परेचर डाउन होता है, तो उस टाइम पे हवा का जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा लो हो जाता है, जिसके वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेपर जो है पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि भाई हवा का जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करके रखने का वो कम है। तो जो ज्यादा पानी है, क्योंकि वाटर वेपर्स तो है ही, तो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, ड्यू के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, जिसको बोलते हैं ओस। आपने देखा होगा सुबह सुबह अक्सर ओस होती है, ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं उसको। तो कहीं आपने देखा होगा लीव्स होती है, आपका गाड़ी होता है, गाड़ी बाइक रात को खड़ा करके गए और सुबह आके देखा तो बाइक पूरा गीला गीला हो गया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ओस आ जाती है, क्योंकि हवा में क्या होता है, नमी आ जाती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वो चीज आपको नोटिस करना है। फिर दोपहर के टाइम क्या होता है कि जो टेम्परेचर हवा का होता है काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि धूप है भाई, धूप के वजह से, गर्मी की वजह से जो हवा का टेम्परेचर है वो भी हाई हो जाएगा, जिसके वजह से जो मॉइस्चर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हमें जो हवा है ना वो सूखा सूखा लगता है। आपने देखा है कभी दोपहर में कि आपको लग रहा है कि यार पसीना होगा, वो आपके अंदर से आ रहा है, लेकिन गर्मी में दोपहर में अगर आप जा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हवा के अंदर नमी है, जो समुद्र पे जाने के टाइम महसूस होता है। तो मॉनसून के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि जो वाटर वेपर होता है ना हवा में, वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉनसून में तो पानी ही पानी है हर जगह, बारिश हो रही है तो वो भाप बन के भी उड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग को डैम्पनेस या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा महसूस होता है, कब, जब बारिश का टाइम होता है। तो ये सब चीजें हवे के रिलेटेड है, यानी एयर के रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि ये मैंने बहुत फास्ट रिवीजन करा है, बहुत सारे लोग को समझ में आया होगा, और किसको समझ में आया होगा, जिन्होंने ऑलरेडी ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तब ये वीडियो देखा होगा। कि अगेन जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ये चैप्टर जो भी हम पढ़ा रहे हैं इस आरसीसी के अंदर, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स के अंदर, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ के बैठा है, जो हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करके बैठा है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आके इसके पहले ये चैप्टर के बारे में आपको कुछ नहीं आता था और डायरेक्ट ये आरसीसी देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा समझेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे टर्म्स जो है मैं एकदम डीप में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे रिवाइज कराना है ना भाई, हाफ एन आवर के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है, जिसको मुझे पढ़ाने में 6-6, 7-7 लेक्चर लगे होंगे, इसको मैं हाफ एन आवर में कैसे रिवाइज करा पाऊंगा। तो रिवाइज फास्ट तरीके से ही कराऊंगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड है, बस सर्च करो यूट्यूब पे जाके 7th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 3, जो भी इसका नाम है, नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, ये वाला, तो इसको ढूंढो, आपको वीडियो देखने मिल जाएगा और उसको स्टडी करो, ठीक है ना। तो फिर आके रिवीजन देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर में समझ में आएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक और इसका एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक ग्लास ले लो, मान लो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है ना, एक बीकर है, चलो, ठीक है, ये आपका बीकर है, इसके अंदर बहुत सारा पानी रखा हुआ है। अब क्या कर रहे हो, यहां से इस स्ट्रॉ के हेल्प से जो है पानी ऊपर आ रहा है, और यहां से अगर आप फूंक मारते हो, यानी कि हवा यहां से फूंक मारते हो, तो होगा क्या कि जब पानी आएगा ना तो पानी यहां से फ्लो होगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि फाउंटेन ऑफ वाटर जो है क्रिएट होता है। ये क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि देखो अक्सर एग्जांपल है कि हम लोग देखो पानी का बुलबुले उड़ाते हो, तो जैसे हमने फूंक मारा तो पानी जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो हम लोग एयर ब्लो करके भी उस चीज को कर सकते हैं। तो ये कई सारे एक्सपेरिमेंट और फाउंटेन्स जो होते हैं ना, झरने, फाउंटेन जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। जो हवा माफ करना, जो साउंड होता है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, वो आपको सुनाई दे रहा है, करेक्ट है। लेकिन एक सच्चाई बताऊं,
कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो आपको तभी सुनाई देगा जब आसपास कुछ मीडियम प्रेजेंट होगा, क्योंकि साउंड ऑलवेज ट्रैवल्स थ्रू मीडियम। साउंड जो होता है, कोई भी आवाज जो होती है वो एक मीडियम से ट्रैवल करती है। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो अगर आप देखोगे जो मैं कुछ भी बोल रहा हूं आपको, वो आपको सुनाई इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे यहां पे हवा प्रेजेंट है। और अगर मान लो एक वैक्यूम है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, बेल होती है बेल, या फिर एक मोबाइल आपके पास, सबके पास है अलार्म। तो अलार्म या फिर कोई रिंगटोन जो होता है आपके पास, वो बजाओ, नॉर्मल बजाओगे तो आपको सुनाई देगा। लेकिन आप क्या करो, एक डब्बा ले लो, कोई एक डब्बा ले लो बड़ा सा, और उसके अंदर का सारी हवा खींच के बाहर निकाल दो, मतलब उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो। जैसा स्पेस होता है हमारा, स्पेस में कोई हवा नहीं होती है। अगर कोई इंसान वहां पे गया, कोई ऑब्जेक्ट वहां पे गया, तो अपने जगह पे वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना, वो हिलेगा तक नहीं जब तक उसको कोई फोर्स ना मारे, वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह पे, वो रुका रहेगा। क्यों? ना तो हवा है वहां पे, ना तो ग्रेविटी है स्पेस में। समझ में आ रहा है? मतलब कोई अगर पृथ्वी के बाहर गया और स्पेस में जाके पहुंच गया वहां पे, तो वहां पे कोई चीज नहीं है, तो वहां पे अगर आप चिल्लाओगे भी ना ए, तो भी आपको आवाज नहीं आएगी। क्यों? वैक्यूम में आवाज नहीं जाती, क्योंकि वो एक मीडियम है ही नहीं। मीडियम क्या है? सिर्फ और सिर्फ हवा, पानी मतलब हवा, लिक्विड और सॉलिड। तो सबसे ज्यादा जो साउंड स्पीड से ट्रैवल करता है वो सॉलिड से, यानी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें से साउंड सबसे तेज ट्रैवल करता है। तो ये ताज्जुब की बात है, आप सोचते होंगे हवा से ज्यादा होता है, हवा से ज्यादा नहीं होता है, हवा से उतना ही होता है जितना हमें सुनाई दे सके, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस के अंदर। लेकिन जितने भी हम चीज सुनते हैं, ऑल द साउंड वी हियर, हम जितने भी साउंड सुनते हैं आज तक, वो सब एयर के थ्रू सुनते हैं। अगर हवा नहीं होता तो हम लोग को एक दूसरे का आवाज भी, हम जैसे बात कर पाते एक दूसरे से, वो आवाज भी सुनाई नहीं देता, ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई नहीं देता। और हवा का भी जो डेंसिटी होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि हवा के अंदर मॉइस्चर आता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ठंडी कभी गर्मी। और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टेम्परेचर, हवा का जो डेंसिटी है वो भी चेंज होता रहता है। तो खासकर ठंडी के दिनों में अगर आप नोटिस करोगे, विंटर के टाइम ना, आपने नोटिस किया होगा कि आपको ज्यादा साउंड सुनाई देता है। कभी नोटिस किया है कि आपके घर के आसपास, अगर मान लो 2-4 किलोमीटर के आसपास रेलवे स्टेशन है, ठीक है, अगर आपका रेलवे स्टेशन है, पटरी है वहां पे, और ट्रेन वहां से जाती है स्पीड में, तो आपको ना ठंडी के दिनों में आप नोटिस करोगे तो आपको वो पूरा ट्रेन का आवाज सुनाई देगा। लेकिन वही गर्मी के दिनों में आपको वो ट्रेन का आवाज सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो हवा होता है ना, टेम्परेचर जो होता है ना उसका, वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। एंड टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम हवा का, तो उसमें से जो साउंड है वो पास नहीं हो सकता। लेकिन विंटर में क्या हो जाता है? हवा का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि डेंसिटी बढ़ता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी ड्रॉप होता है, और उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, डेंसिटी ड्रॉप होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा वाला समझ लो, उल्टा पुल्टा। तो यहां पे जब ठंडी होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो साउंड जो है तो बहुत इजीली पास हो जाएगा। एंड इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा साउंड हम सुन पाते हैं ठंडी के दिनों में। आपको एक छोटी छोटी चीजों का भी आवाज सुनाई देगा ठंडी के दिनों में, क्योंकि वो उसमें से साउंड बहुत इजीली पास होता है। अगला टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो लाइट होती है ना वो स्कैटर होती है, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, गैसेस के, सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट है, स्मोक्स है, ठीक है ना, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। और लाइट जो होती है, जो सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट उन्हीं पार्टिकल्स पे पड़ती है और फैलती है। एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आपका स्केल ले लो, स्केल लाइन खींचते हो ना आप, स्केल ट्रांसपेरेंट वाला स्केल जो आपके पास होता है, उसको अपने घर के ट्यूबलाइट को ऐसा देखना, तो आपको अलग अलग कलर दिखाई देगा। तो यानी कि उसमें बहुत सारे कलर है, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये आपको ध्यान से सुनना है कि ये जो लाइट पार्टिकल्स पे आ रही है, तो ये क्या होता है? लाइट को हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है, और इसी नेचुरल फिनोमेनन को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर राइट ए डेफिनेशन अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझ के ले लेना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये पूरा जो बातें था वो हवा से रिलेटेड था, यानी एयर के रिलेटेड था। तो क्या होता है एयर, उसके प्रॉपर्टीज, उसके फंडे, ये सभी फिनोमिनॉन हमने स्टडी कर लिया एयर के रिलेटेड। अब इसी चैप्टर के अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो है हवा, हमने पढ़ लिया, एयर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग वाटर के बारे में। तो वाटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखना इस चीज को। तो वाटर, जैसे कि आप जानते हैं, वाटर इज ए लिक्विड, फ्लो करता है, तो इसके प्रॉपर्टीज भी वैसे ही रहेंगे कि वाटर इज ए लिक्विड स्टेट, नो शेप, कोई शेप नहीं होता। पानी का कोई शेप होता है क्या? जैसे हम लोग सॉलिड बोलते हैं कि मान लो कि ये मेरे पास सॉलिड है तो इसका कोई शेप है, लेकिन पानी अगर मैं इतना ले लिया तो कोई शेप है क्या? नहीं, क्योंकि पानी को हम लोग को किसी कंटेनर में रखना पड़ता है। पानी को हम लोग हाथ में लेके नहीं घूम सकते कि उसका कोई शेप है। पानी को हमें कंटेनर में रखना पड़ता है, पानी को हमें बॉटल में रखना पड़ता है। देखो ये बॉटल है मेरे पास, इसके अंदर पानी है, दिख रहा है?
तो देखो इसका शेप चेंज हो रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे किया तो ये कोन जैसा शेप बन गया, ठीक है, यहां पे किया तो फ्लैट हो गया, यहां पे किया ऐसा किया तो यहां पे इस प्रकार से पानी आ गया। देखो ऐसा पानी जो है वो चेंज होता था। अब इसको मैं ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूं तो एक क्या बोलते हैं, साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है, देखो देखो साइक्लोन कैसा क्रिएट होता है, वैसा क्रिएट हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो होती है। तो कहीं ना कहीं पानी का कोई शेप नहीं होता, लेकिन जिस कंटेनर में रखोगे उसका वो शेप ले लेगा। आप सीधे कंटेनर में रखो सीधा शेप आ जाएगा, आप ट्रायंगल शेप में कंटेनर में रखोगे ट्रायंगल शेप आ जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है, ठीक है ना। बट पानी का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये जो बॉटल है मेरे पास यहाँ पे, ये एक 2 लीटर के आसपास का बॉटल, ठीक है ना। कितना लीटर का यहाँ पे देख लेते हैं, लगभग 2 लीटर के आसपास मुझे लग रहा है, 1.75 के आसपास होगा। तो ये समझ लो नहीं 2 या 2.5 लीटर का बॉटल होगा। तो 2.5 लीटर का बॉटल है, अगर मैं पानी यहां तक भर दूं, अभी तो देखो पानी हम लोग ने पी लिया है तो इतना ही बचा है, तो अगर ये पूरे बॉटल के अंदर का पानी भर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बॉटल का जो कैपेसिटी है जो कि 2.5 लीटर का, तो इसके अंदर पानी भी कितना आ जाएगा, 2.5 लीटर आ जाएगा। मतलब पानी का वॉल्यूम कितना हुआ, 2.5 लीटर। तो पानी का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है कि जितना बॉटल का कंटेनर या फिर जो भी कंटेनर है उसके हिसाब से वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अब वाटर जो है वो लिक्विड होता है, बहुत इजीली फ्लो हो जाता है, इसीलिए वो छोटे छोटे गैप्स के थ्रू भी पास हो जाता है। जैसे मान लो एक बॉटल है, अब ये बॉटल क्या है, पूरा पैक है, ठीक है, लेकिन अगर इस ढक्कन को मैं हल्का सा खोल दूं, जरा सा एकदम खोल देता हूं, देखो अभी भी ये ढक्कन टाइट है, देखो मैंने ढक्कन को सिर्फ पकड़ा, टाइट है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा गैप जो है मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहां पे करूंगा तो देखो पानी गिरेगा, दिख रहा है, पानी गिरता हुआ दिख रहा है आपको, देखो बूंद बाय बूंद गिरा रहा हूं नीचे, देखो अब ज्यादा नहीं गिराऊंगा, नहीं जो नीचे गीला हो जाएगा मम्मी मारेगी पकड़ के मेरे को बोलेगी कौन पोछा करेगा। चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन बात वही बता रहा हूं, अगर छोटा भी गैप पानी को मिला तो पानी उसके अंदर से इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। फिर आइस इज लाइटर देन वाटर। अब आपको पता है कि पानी जो होता है इसको अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दे और 0 डिग्री पे लेके आ जाए तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है ना। वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। फ्रीजर में आप करते होंगे, पानी डालते होंगे, वो बर्फ बन जाता है टेम्परेचर डाउन होने के बाद। तो ये जो बर्फ होता है इसका वजन और पानी का वजन, सेम चीज का वजन अलग अलग होता है। यानी कि अगर आप आइस ले लो और उतना ही पानी ले लो तो आपको पता चलेगा कि जो पानी है थोड़ा भारी है और आइस का वजन कम है, यानी कि आइस इज लाइटर, आइस हल्का होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे नदी वगैरह सूख जाती है, सूख नहीं जाती है मतलब जम जाती है, तो आपने देखा होगा बर्फ ऊपर जमता है, पानी उसके नीचे होता है। देखा है कि नहीं, मतलब एक पानी ले लो, एक टोप में पानी ले लो और 2-3 बर्फ के टुकड़े ले लो और डाल दो उसमें, तो आइस डूबेगा नहीं, वो आइस उसके ऊपर तैरेगा। क्यों, पानी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना सा पानी ले रहे हो तो आइस तो डूब ही जाएगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑल्सो। तो ये चीज होता है। फिर हम लोग इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि आइस हल्का है इसीलिए उसका डेंसिटी भी कम है, पानी के हिसाब से आइस का डेंसिटी कम है, ठीक है। तो पानी के ऊपर बर्फ तैरता है क्योंकि बर्फ का डेंसिटी कम है, पानी का डेंसिटी ज्यादा है, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, जिसका डेंसिटी कम वो ऊपर। इसका एक और एग्जांपल है, मान लो कि आपके पास एक बकेट है, ठीक है ना, आपके पास एक बकेट है, उस बकेट में आपने नॉर्मल पानी रखा है और एक आलू ले लिया और आलू डाल दिया, तो आलू डूब जाएगा उसके अंदर। लेकिन उसी पानी के बकेट के पानी के अंदर आप लगभग 2-4 किलो नमक डाल दो, सॉल्ट डाल दो और उसको मिक्स कर दो, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया और उसके बाद वही आलू डालो तो वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि सॉल्ट के वजह से पानी का डेंसिटी आप बढ़ा सकते हो। इसीलिए सॉल्ट वाटर, जो समुद्र का पानी होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत सारी चीज हम समुद्र में डालेंगे तो वो बाहर फेंक देता है वापस से, क्योंकि वो तैराता है। अगर आप समुद्र में जाके तैरने की कोशिश करोगे तो आप इजीली तैर पाओगे, लेकिन वही आप नॉर्मल पानी में, नदी और कुएं में तैरने की कोशिश करो तो हार्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी कम है और समुद्र के पानी में डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट है इसीलिए, ठीक है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज का डेंसिटी निकालना है तो मास को यानी उसके वजन को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपका डेंसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी एक ऐसा चीज है जो कि एक बहुत ही अलग बिहेवियर करता है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है, ये आप चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जब पानी ठंडा होता है, पानी जब कूल होता है तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होगा। पानी जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है, और वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो जब वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि पानी को आप ठंडा कर रहे हो तो वो छोटा होते जा रहा है, बर्फ बनते जा रहा है, बराबर समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। एंड जब टेंपरेचर 4 डिग्री के बिलो पहुंचेगा, यानी जब आपने 20 डिग्री का पानी था उसको ठंडा करते करते आप 4 डिग्री तक आ गए, तो जब 4 डिग्री तक आ गए तो डेंसिटी जो है वो क्या करेगा, यहां पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पानी जो है ना सबसे ज्यादा जो डेंसिटी दिखाती है वो 4 डिग्री पे दिखाती है। मतलब आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आप बोल सकते हो एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, और डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम क्या होने लगेगा, उल्टा इंक्रीज होने लगेगा। मतलब हो क्या रहा था कि पानी को जो आप कूल डाउन कर रहे थे, मान लो पानी का पहले टेंपरेचर 50 डिग्री था,
50 डिग्री से आप कूल करते 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 आ गए। तो जब आप कूल करते करते आ रहे थे तो उसका क्या हो रहा था कि जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो रहा था और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री तक पहुंचा, 4 डिग्री के बाद चीजें उल्टी होने लगी। 4 डिग्री के बाद जब और नीचे जा रहा था, वो 4 से 3 जब जा रहा होगा, तो 4 डिग्री के जब नीचे जब टेम्परेचर जाना चाहिए था, तो टेम्परेचर तो नीचे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम उसका और कम होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, वॉल्यूम बढ़ने लग रहा है। और यही उल्टा बिहेवियर को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर, कि भैया पानी एक ऐसा चीज है जो 4 डिग्री के नीचे एक अलग बिहेवियर दिखाता है। होना चाहिए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो, लेकिन होता है वॉल्यूम इंक्रीज। एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भैया डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डेंसिटी डिक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो बर्फ तो बन जाएगा, लेकिन वो एक अलग बिहेवियर बनाएगा। तो यानी कि पानी जो है वो एक्सपांड करता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पानी एक्सपांड करता है, और जब टेम्परेचर 4 डिग्री तक फॉलो करता है। तो और इसी अलग बिहेवियर को एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। और इसको और ज्यादा डिटेल में आप एक स्टैंडर्ड में, जब आप किस में जाओगे पता है, जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, एक चैप्टर है हीट करके, हीट में आप पढ़ोगे ये पूरा डिटेल में। तो अभी तो मैंने आप बहुत बेसिक बता दिया, लेकिन ऑलमोस्ट बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा क्या फंडा है। लेकिन 10th में जाओगे तो यही सेम टॉपिक है, सेम एक्सप्लेनेशन है, बस थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, तो आपको वो चीज पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तो आप छोटे हो, बहुत सारी चीजें आपको और पढ़नी बाकी है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है सॉइल के बारे में। हवा पढ़ लिया हमने, एयर पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज एंड ऑल उसके। दूसरा हमने पढ़ लिया पानी उसके प्रॉपर्टीज एंड बाकी चीजों के बारे में। अब पढ़ना है आखिरी टॉपिक जो कि है सॉइल। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल मतलब मिट्टी, आप जानते हो। तो सॉइल का एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है कि सॉइल के पास बहुत सारे कलर होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कहीं कहीं जाओगे आपको सफेद कलर का सॉइल देखने मिलेगा, लेकिन वो सफेद नहीं होता, बेसिकली वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। तो आपने देखा होगा काला कलर का सॉइल होता है, रेड कलर का सॉइल होता है, कॉपर येलो, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का कॉपर येलो, ग्रे कलर का सॉइल होता है। तो जहां जहां आप जाओगे, आप जो भी स्टेट जाओ, आप साउथ में जाओ थोड़ा अलग टाइप का सॉइल, नॉर्थ में जाओ थोड़ा अलग टाइप का सॉइल, आप थोड़ा हमारे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग ब्लैक कलर का एलुवियल सॉइल। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के जो सॉइल्स है वो आपको देखने मिल जाते हैं। और इसी सॉइल के विभिन्न प्रकार के होने की वजह से जो हमारे भारत के अंदर जो स्टेट्स है वो भी अलग अलग किस्म के क्रॉप्स को उगाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई स्टेट किसी चीज को उगाने में फेमस है, कोई चाय उगाने में फेमस है, कोई शुगर केन उगाने में फेमस है, कोई चावल गेहूं उगाने में फेमस है, कोई अलग अलग चीजें उगाने में फेमस है। तो इसीलिए इसका जो रोल होता है वो सॉइल का एक बहुत बड़ा हाथ है, सॉइल का बहुत बड़ा रोल है। और सॉइल के अंदर जो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सॉइल का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सॉइल के लगभग 3 टाइप के टेक्सचर होता है। एक होता है सैंडी सॉइल, एक होता है पत्थर वाले सॉइल, मतलब है तो वो सॉइल लेकिन पत्थर पत्ते पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा रेत जैसा होता है। दूसरा है सिल्ट सॉइल, सिल्ट सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो थोड़े मीडियम साइज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं थोड़े। और एक होता है क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल मतलब जो नॉर्मली आप जो क्ले होता है ना, जिससे आप मटके वगैरह बनाते हो नॉर्मल तौर पे, तो वो क्ले वाला सॉइल होता है। जो आपके घर में भी मिट्टी होगी वो नॉर्मली क्ले सॉइल होती है, एकदम क्ले जैसा लगता है। जो आप मार्केट से क्ले खरीद के लाते हो, बचपन में उससे फ्रूट्स बनाते थे, वर्क एक्सपीरियंस करके एक सब्जेक्ट होता था, ठीक है ना। तो वही क्ले जैसा सॉइल, एकदम फाइन पार्टिकल्स, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इसीलिए वो एकदम कड़क चीज बन सकता है। अब ये सॉइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर में भी। अगर सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा है तो उसमें प्लांट जो उगेगा वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा। तो सॉइल का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सॉइल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलमनार। बहुत सारे सॉइल होते हैं वो कॉलमनार शेप होता है उसके, मतलब उसके अंदर ऐसा मतलब शेप्स होते हैं सॉइल के, ये सॉइल के शेप्स है। फिर लैमिनार होता है, ठीक है ना, लैमिनार होता है। फिर अगर बात करें ग्रैनुलर होते हैं, दाने दाने जैसा सॉइल होता है। ब्लॉक शेप होते हैं, इस प्रकार से ब्लॉक शेप होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सॉइल के, मतलब जो उसका शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और शेप की वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन द एग्रीकल्चर और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो अगर अच्छा सॉइल है, बहुत अच्छा सॉइल है, गुड सॉइल है, तो रूट्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। पानी ड्रेनेज बहुत अच्छा होगा, कि पानी निकलना भी चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको एक चीज पता होगा कि ज्यादा पानी भी अगर आप प्लांट्स में डाल दो, हर दिन आप 5-5 लीटर पानी डाल रहे हो, तो वो प्लांट सूख के मर जाएगा, या फिर ज्यादा पानी होने की वजह से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ही बात करें एक दिन में 10-10 लीटर पानी पीने लगे तो हम खुद मर जाएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी का एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि हम भैया 1 लीटर 2-3 लीटर से ज्यादा, 4 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे बॉडी के भी एक लिमिटेशन होती है, तो उससे ज्यादा पीएंगे तो डेथ हो सकती है। सेम प्लांट्स का भी ऐसे होता है कि ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो उसके लिए उनके पास ड्रेनेज सिस्टम है कि जैसे आप रूट्स में पानी डालोगे तो वो रूट्स के अंदर जो आसपास सॉइल है वो पानी को बाहर भेज देगा, जितना चाहिए वो रूट्स के पास भेज के रूट्स उसको खींच लेगा, पानी खींच लेगा और प्लांट्स तक पहुंचा देगा, बाकी सॉइल को निकाल देगा, ड्रेनेज कर देगा। और इसीलिए प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर ये सब चीजें हुई तो प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे।
समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज। तो सॉइल का प्रॉपर्टी, सॉइल का स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ये सभी चीज मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात करेंगे यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बहुत सारे यूज होते हैं। बेसिकली देखो सॉइल का तो इस्तेमाल हम लोग सॉइल का मेन जो रोल है पूरे वर्ल्ड के लिए वो है प्लांट्स प्रोडक्शन, मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आता है। और इसके अलावा भी सॉइल के बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि चाइना क्ले करके काउलिन बोलते हैं, एक टाइप का सॉइल है जो व्हाइट कलर का होता है और इससे क्रॉकरीज बनाए जाते हैं। आपके घर में जो प्लेट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा सूप पीते तो देखो वो क्रॉकरी ऐसा कांच जैसा लगता है, लेकिन कांच नहीं होता है, वो अगर छोड़ दो तो गिर के टूट जाएगा। तो होता है क्रॉकरी, जैसे कप होती है ना आपकी कप, तो कप बनती है क्रॉकरी से, तो वो चाइना क्ले से बनती है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्ले चाइना से ही आई थी, इसके लिए चाइना क्ले, लेकिन हमारे देश में भी पाई जाती है। ठीक है, शाडू सॉइल होती है जिसको हम लोग मराठीत शाडू माती म्हणतात, माहित असेल तुम्हाला। ठीक है, शाडू सॉइल। ठीक है, तो गणपति के टाइम अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्ति जो होती है गणपति बप्पा की, तो वो शाडू माती से बनाया जाता है। ठीक है, शाडू माती यानी शाडू सॉइल, जो कि एक बार व्हाइटिश कलर का होता है, जिससे मूर्तियां बनाई जाती है गणपति बप्पा की, या फिर नवरात्रि के टाइम आपने देखा होगा माँ दुर्गा की बनाई जाती है, ये सब मूर्ति बनाई जाती है। फिर एक होता है टेराकोटा सॉइल। तो टेराकोटा सॉइल का मतलब होता है एक रेड कलर का, रेडिश कलर का सॉइल होता है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाते हैं, मटके बनाते हैं, दिया देखा आपने दिवाली के टाइम दिया, वो सब टेराकोटा सॉइल से बनता है। फिर मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी सॉइल, ये मुल्तान से आया होगा मुल्तानी सॉइल। तो ये एक लगभग येलोइश ब्राउनिश कलर का सॉइल होता है, जिसका इस्तेमाल हम कॉस्मेटिक्स के तौर पे करते हैं, कॉस्मेटिक्स यानी कि मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और ये सॉइल को तो डायरेक्टली आप गीला करके अपने चेहरे पे लगा सकते हो। मतलब बचपन में मुझे याद है जब मेरी एक बड़ी बहन थी, वहां उस टाइम पे, मतलब अभी तो शादी हो गया उसका, वो अपने ससुराल में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब मेरे साथ थी तो वो अपने फेस पे लगाती थी, मैं उसका देख के थोड़ा सा लेके अपने फेस पे लगाता था, यार गोरा हो जाऊंगा, गोरा हो जाऊंगा लेकिन वो तो बचपन की बातें होती है, खाली वो हम थोड़े नादान होते हैं तो ये सब चीजें करते हैं। करेक्ट है, तो ये हो गया यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसका क्या क्या इस्तेमाल है ये हमने बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है जो कि सॉइल टेस्टिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइप के सॉइल है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन हर सॉइल में उतना न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, क्या वो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए अच्छा है, क्या वो सॉइल में गेहूं अगर मैंने उगाया, चावल उगाया तो अच्छे से उगेगा, ये वाला प्लांट्स उगाया तो उगेगा। तो ये सब चीज की टेस्टिंग होती है। तो नॉर्मली क्या होते हैं, बहुत सारे जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपने अपने खेतों से सॉइल का सैंपल लेके जाते हैं और लैबोरेटरीज में लेके जाते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बने होते हैं, उसमें जाके उसका टेस्टिंग होता है। तो नॉर्मली ये पाया गया है वहां पे टेस्टिंग करने के बाद कि अगर सॉइल का पीएच 6 से लेके 8 के बीच में है, जो कि पीएच लेवल होता है, मतलब न्यूट्रल के आसपास है। 6 मतलब थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक, 7 मतलब न्यूट्रल और 8 मतलब स्लाइटली बेसिक। तो 6, 7, 8 चलेगा। 6 से लेके 8 के बीच में अगर सॉइल का पीएच लेवल है तो समझ जाना कि वो सॉइल बहुत अच्छा है खेती करने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में होना जरूरी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल खराब हो सकता है। नेचुरली जितना अच्छा सॉइल रहेगा उतना अच्छी तरीके से उसके ऊपर प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करना है, प्रॉपर ड्रेनेज हो, पानी मतलब पानी जो है ज्यादा जमा ना हो, पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये सब चीजें अगर सॉइल के केस में अगर आप करोगे तो डेफिनेट तौर पर आपका जो सॉइल है वो बहुत अच्छा होगा, और इसीलिए सॉइल टेस्टिंग कराई जाती है फार्मर्स के द्वारा अलग अलग जगह पे। समझ में आ गया, क्लियर है? तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर, आप देख सकते हो बहुत बड़ा चैप्टर था, जिस प्रकार मैंने आधे घंटे में इसको फटाफट तरीके से पढ़ा के कंप्लीट कर दिया ना रिवीजन के तौर पे, तो यार ये बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हमने करा दिया। पूरा चैप्टर डिटेल में देखना चाहते हो तो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो पूरा डिटेल वाला ऑलरेडी अवेलेबल है। ये था रिवीजन लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और भी ऐसे चैप्टर्स के रिवीजन हम लाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हमारी मेहनत एक्स्ट्रा जो हम कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत अगर पसंद आ रही है तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।